गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। स्मृति के नियमों का उल्लेख करते हुए विचार साझेदारी के सिद्धांत का स्पष्टीकरण कीजिए। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि स्मृति की चीज़ क्या होती है। मतलब हमारे साथ कोई घटना आज घटित हो चुकी है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम भूल चुके हैं और उसी घटना को अपने माइंड में वापस लेके आना, वो चीज़ क्या होती है, वो स्मृति होती है। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बी एन झा का मत है स्मृति के नियम वे दर्शाए हैं जो अनुभव के पुनः स्मरण में सहायता करते हैं। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि ये क्या होते हैं, जो चीज़ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है उस चीज़ को वापस रिमाइंड करना, कॉन्शियस माइंड में लाना, तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं और पुनः स्मरण इसी को कहते हैं। उसके बाद झा ने क्या कहा था कि इसके कथन का अभिप्राय है कि स्मृति के नियमों को स्मरण में सहायता देने वाले नियम कह सकते हैं। मतलब उस चीज़ को हम दोबारा से याद कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे स्मरण में हेल्प करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं, अतः हमें उनको स्मरण रखने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कई बार हमारे साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसको हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो घटना ही ऐसी होती है जो हमारे माइंड में हमेशा के लिए हो जाती है, मतलब हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है। उस घटना को ना हम भूलते हैं, हमेशा जब भी हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, मतलब उस घटना को याद करने के लिए। तो अतः हम उनको स्मरण रखने के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उदाहरण मधुर संगीत सुनने के लिए या किसी दर्दनाक घटना को देखने के बाद हम लाख प्रयत्न करने पर भी उनको भूल नहीं पाते हैं। और कॉलिंस ड्राइवर के शब्दों में निरंतरता का नियम तत्कालीन स्मृति में महत्वपूर्ण कार्य करता है। मतलब निरंतरता का नियम होता है कि जैसे कोई गाना होता है तो वो गाना हमने सीख लिया है, लेकिन उस गाने को हमें बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे वो गाना चलता है हम ऑटोमेटिकली उसके साथ गुनगुनाने लग जाते हैं। तो मतलब हमें उस चीज़ को दोबारा याद करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ी, वो चीज़ अपने आप माइंड में आ गई। और ऐसी घटनाएं होती है जिनको जो हमारे माइंड में हमेशा के लिए प्रिंट हो जाती है, उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती कि हम उसको याद करें। तो ये क्या होता है, हमारा निरंतरता का नियम था जिसको पुनः याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप माइंड में रहती है, उसको क्या कहते हैं, निरंतरता का नियम कहते हैं। उसके बाद सेकंड है आदत का नियम। आदत का नियम है, इस नियम के अनुसार जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि हमें बिना विचारे व्यक्त करने की आदत पड़ जाती है। उदाहरण बी एन झा ने क्या कहा, जैसे आधे कोने ढाइये आदि के पहाड़े रटे होते हैं, इनको बोलते समय अपनी विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता। मतलब आदत का नियम होता है, जैसे हमने किसी चीज को याद कर लिया तो वो चीज क्या हो जाती है, हमारे माइंड में अपने आप सेव हो जाती है। मतलब हमें उसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो काउंटिंग सीख लेते हैं, टेबल सीख लेते हैं, तो उनको वो जब भी बोलते हैं फ्लुएंटली बोलते हैं, मतलब वो उस चीज को सोचते नहीं है, फ्लुएंटली बोलते हैं। तो ये क्या हो जाती है कि उनकी हैबिट हो जाती है, इसी क्या कहते हैं, इसे आदत का नियम कहते हैं। और एक आदत जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि हमें क्या है, कोई मतलब किसी चीज की हैबिट है, हम जैसे डेली स्कूल से आने के बाद अपना बैग कहीं पे रख रहे हैं, डेली उसी जगह पे हम अपना बैग रख रहे हैं। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उस जगह पे कोई और चीज पड़ी है तो हम उसको देखते नहीं है, हम जाते ही बैग को उसी जगह पे रखेंगे, तो वो हमारी क्या बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है। तो हम उस चीज को बिना सोचे विचारे ऑटोमेटिकली करते हैं। उसके बाद थर्ड है परस्पर संबंध का नियम। इस नियम के अनुसार साहचर्य का नियम भी कहते हैं। और इस नियम के अनुसार जब हम अनुभव को दूसरे अनुभव से संबंधित करते हैं तो उनमें किसी एक का स्मरण होने पर दूसरा का अपने आप ही स्मरण हो जाता है। जिस प्रकार इंग्लिश में एक टॉपिक है, टेंस टॉपिक हमने सीख लिया, अब उस टॉपिक की जरूरत हमें पैसिव वॉइस में भी पड़ेगी, उस टॉपिक की जरूरत हमें इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पड़ेगी। तो वो चीज क्या होगी, वो मतलब आपस में इंटर रिलेट हो गई। मतलब एक चीज को हमने सीखा और वही चीज हमारी दूसरी चीज में काम आ रही है। अब जैसे क्या है, उदाहरण के लिए जब बालक गांधी जी के जीवन से परिचित हैं, सत्याग्रह के सिद्धांतों अथवा भारत छोड़ो आंदोलन से सफलतापूर्वक परिचित करवाया जा चुका है, गांधी जी के नियम से इन घटनाओं का संबंध होने के कारण बालकों को एक घटना का स्मरण पर दूसरी घटना अपने आप याद आ जाती है। मतलब गांधी जी के
अनुसार एक तथ्य और दूसरे तथ्यों में जितने अधिक संबंध स्थापित किए जाते हैं उतनी ही सरलता से उस तथ्य का स्मरण हो जाता है। मतलब एक चीज को हमने याद किया, जैसे मैंने आपको बताया अपने टेंस के रूल पढ़े हैं, अब वही रूल अपने पैसिव वॉइस में भी काम आएंगे, एक्टिव वॉइस में भी, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएंगे। तो मतलब हमें बार बार उस चीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उस चीज से अपने आप क्या हो जाते हैं, इंटर रिलेट हो जाते हैं, जिससे हमें इजीली याद होता है। उसके बाद हम देखते हैं विचार साहचर्य का सिद्धांत। विचार साहचर्य का सिद्धांत अति प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है दो या अधिक विचारों का इस प्रकार संबंध कि उनमें एक की याद आने पर दूसरे की स्वयं याद आए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि गांधी जी के सत्याग्रह है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, तो मतलब एक चीज को अपने याद कर रहे हैं, दूसरी चीज अपने ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाती है। उदाहरण, अब एक उदाहरण मैं आपको और बताती हूँ। अब जैसे किसी बच्चे ने क्या कर दिया, दूध गिरा दिया, हमने उसकी क्या की, हमने उसकी पिटाई कर दी। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जब बच्चा उसी घटना को दोबारा करता है, मतलब उसने दोबारा दूध गिरा दिया, तो वो बिना पनिशमेंट के रोने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने उसे पहले पनिशमेंट दी है, वही पनिशमेंट उसके माइंड में दोबारा से आ जाएगा, मतलब वो उसके माइंड में दोबारा याद आ जाएगी वो घटना उसको, तो वो बिना पनिशमेंट के ही रोने लग जाता है। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, इंटररिलेट हो गई। तो इसी को क्या कहते हैं, विचार साहचर्य कहते हैं। अब दूध गिर जाने पर बालक रोता है और कभी दूध गिरा चुका है, मतलब पहले भी वो इस घटना को कर चुका है, जिसकी वजह से उस पर डांट पड़ चुकी है और वह रो चुका है, अतः दोबारा दूध गिराता है तो उसे डांट पड़ने की अपने आप याद आ जाती है और वह रोने लग जाता है। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए भाटिया ने लिखा है, विचार साहचर्य एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसके अनुसार एक विचार किसी दूसरे विचार या विचारों का जिनको हम पहले अनुभव कर चुके हैं स्मरण दिलाता है। मतलब जो घटना हमारे साथ पहले हो चुकी है, दूसरी घटना होते टाइम पहली घटना की याद आना, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने बताया है। उसके बाद हम देखते हैं विचार साहचर्य के नियम कौन से हैं, इसके विचार साहचर्य के रूल्स। सबसे पहले है मुख्य नियम। मुख्य नियम में क्या होता है, समीपता, समानता, असमानता और रुचि के नियम। मतलब ये नियम हम किस में पढ़ेंगे, मुख्य नियमों में पढ़ेंगे। उसके बाद है गौण नियम। गौण नियम कौन से होते हैं, प्राथमिकता, पुनरावृत्ति, नवीनता, स्पष्टता और मनोभाव के नियम। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, समीपता का नियम पढ़ते हैं। समीपता का नियम क्या होता है, मतलब एक कोई चीज रखी हुई है और उसी के पास दूसरी चीज रखी हुई है तो हमें वो याद आ जाती है। मतलब जैसे स्कूल के लिए हम तैयार हो रहे हैं और जैसे मुझे घड़ी पहननी है और घड़ी की थोड़ी सी दूर ही मेरा चश्मा पड़ा है, तो जब मैं घड़ी पहनूंगी तो चश्मा मुझे ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो ये क्या होगी, स्थान की समीपता होगी। मतलब एक चीज की घटना होती है जो दूसरी घटना है वो ऑटोमेटिकली याद आ जाती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जब दो वस्तुएं या घटनाएं एक दूसरे के समीप होती हैं तब उनमें संबंध स्थापित हो जाता है। उनमें से एक का स्मरण होने पर दूसरे का अपने आप स्मरण हो जाता है। समीपता दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थान की समीपता और एक क्या होती है, समय की समीपता। स्थान की समीपता जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं तो एक पास घड़ी रखी है, उसके पास पर्स रखा हुआ है, तो जैसे हम घड़ी पहनते हैं तो पर्स ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। उसके बाद समय की समीपता क्या होती है, जैसे बेल बजती है 4 बज गए तो बच्चों को छुट्टी की क्या होती है, ऑटोमेटिकली याद आ जाती है। तो ये क्या होती है, समय की समीपता और ये क्या होती है, स्थान की समीपता। अब जैसे अलमारी में घड़ी और पर्स दोनों रखे हुए हैं, हमें घड़ी को देखकर पर्स की स्वयं याद आ जाती है। इसका कारण है स्थान की समीपता, मतलब दोनों एक जगह पे पास में रखी हुई हैं। उसके बाद है 4 बजे घंटे की आवाज सुनकर बालकों में घर जाने की याद आ जाती है। इसका कारण है समय की समीपता। अभी मैंने आपको दोनों बताई, स्थान की समीपता और उसके बाद क्या बताई, समय की समीपता। अब है असमानता का नियम। असमानता का नियम क्या होता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की असमान या विपरीत या विरोधी होती हैं तब वे एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं। अतः उनमें से एक विरोधी वस्तु की याद दिला देती है और हमें दुख के दिनों में सुख के दिनों की काया निरोगी होने पर निरोगी काया का स्मरण हो जाता है। कश्यप कर्पूरी के अनुसार असमानता का नियम यह बताता है कि विरोधी वस्तुएं एक दूसरे के संबंधित हो जाती हैं और जिसमें उसमें से अपने से विपरीत वस्तु की याद आ जाती है। जैसे कोई रोगी है, उसको कोई रोग हो गया, तो जब वो स्वस्थ था तब वो क्या करता था, मतलब वो दूसरों के सामने बताता भी है कि जब मुझे ये रोग नहीं था तो
में ये काम कर सकता था, तो उसे वो क्या हो गई, दोनों कंडीशंस क्या हो गई, दोनों कंडीशन अपोजिट हो गई। मतलब वो अभी रोगी है, बीमार है, लेकिन उसे स्वस्थ के दिनों की याद आ रही है कि जब मैं स्वस्थ था तो कैसा था। तो ये दोनों कंडीशन क्या होती है, आपस में अपोजिट होती है और एक दूसरे की ऑटोमेटिकली याद आ जाती है। उसके बाद है प्राथमिकता का नियम। जो अनुभव हमें पहले प्राप्त करते हैं वह हमारे मस्तिष्क में बहुत समय तक रहता है, अतः हम उसे सरलता से स्मरण कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रथम प्रभाव अंत तक रहता है। यदि हम पहली भेंट से किसी व्यक्ति की योग्यता से प्रभावित हो जाते हैं तो मस्तिष्क में उसकी योग्यता का स्मरण बहुत कुछ स्थायी हो जाता है। प्राथमिकता का नियम, जैसे हम किसी व्यक्ति से मिल चुके हैं और उसमें कोई ऐसी अच्छी क्वालिटी है तो वो क्या होता है, वो हमारे माइंड में एक छाप छोड़ देता है, ठीक है। तो हम उसकी चीज को याद करते हैं कि हाँ वो व्यक्ति कितना अच्छा था, पर्सन था और जिसकी क्वालिटी थी वो कितनी अच्छी थी। तो वो क्या होता है, वो प्राथमिकता का नियम होता है। मतलब पहली बार जब हम मिले और उसकी कोई चीज से हम इफेक्ट हुए तो वो हमें क्या होता है, अपने माइंड में याद रहता है। उसके बाद है नवीनता का नियम। जो अनुभव जितना अधिक नवीन होता है उतनी ही अधिक सरलता से उसका स्मरण किया जाता है। यही कारण है कि छात्र परीक्षा भवन में प्रवेश करने कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं। अब हम ये चीजें देखते भी हैं कि जब बच्चों का एग्जाम होता है तो एग्जाम में चाहे 5 मिनट भी हो तो बच्चा क्या करता है, बार बार उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करता है, जितना ज्यादा मैं पढ़ लूं। तो वो क्या होती है, नवीनता है। मतलब वो पढ़ने के बाद हाथों हाथ एग्जामिनेशन हॉल में गया और वही क्वेश्चन अगर उसके सामने आ गया तो वो अच्छे से लिख सकता है, बजाय कि उसने वो क्वेश्चन 2 दिन पहले पढ़ा हो तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाता। अगर उसने एग्जाम से जस्ट 5 मिनट पहले उस क्वेश्चन को रीड किया है तो वो आराम से उस क्वेश्चन को लिख सकता है। तो ये क्या होता है, अपना नवीनता का सिद्धांत। उसके बाद हम देखते हैं मनोभाव का नियम। व्यक्ति के मन में जिस प्रकार समय जैसे भाव या विचार होते हैं वैसे ही अनुभवों का वह स्मरण करता है। दुखी मनुष्य केवल दुख व कष्ट की बातों का स्मरण करता है और भाटिया के अनुसार हम प्रसन्न होते हैं, हम सुख और आनंद की बातों का स्मरण होता है। और जब हम दुखी की दिशा में होते हैं तो वह हमारे विचारों में उदासीनता होती है। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसे माहौल में चले जाते हैं जहाँ पे अगर कोई एक्सपायर हो गया है, वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें खुशी की बात कभी याद नहीं आएगी, वहाँ पे हमें दुख की बात होगी। मतलब अपने घर पे पहले कोई एक्सपायर हो चुका है तो उन चीज़ों की हमें याद आ जाएगी। अगर हम कहीं पे शादी में गए हैं एंजॉय कर रहे हैं तो हमें क्या याद आएगी, हमें किसी के मरने की याद नहीं आएगी, जो एक्सपायर हो चुके हैं उनकी याद नहीं आएगी। तो जैसे हम किसी और शादी में अच्छा एंजॉय किया है तो हम उस चीज़ को दूसरों को डिस्क्राइब करते हैं कि उस शादी में हमने इतना अच्छा एंजॉय किया था। मतलब सुख के टाइम में सुख की याद आना और दुख के टाइम में दुख की याद आना, तो वो क्या होता है, हमारा समानता का मनोभाव का नियम होता है। उसके बाद हम देखते हैं समानता का नियम। ड्रमंड फर्नेलोन के अनुसार समानता का नियम यह है कि यदि कोई वर्तमान वास्तविक अनुभव पुराने अनुभव के समान होता है तो वह पुराने अनुभव को स्मरण करवा देता है। समानता अनेक बातों में हो सकती है, जैसे अर्थ, दशा, ध्वनि, रंग, आकृति आदि। हमें भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्यों का वर्णन पढ़कर चंद्रशेखर आजाद के क्रांतिकारी कार्यों का स्मरण अपने आप हो जाता है। तो ये क्या है, समानता का नियम है। समानता के नियम में क्या होता है, मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने भगत सिंह की जो क्रांतिकारी कार्य थे उनके बारे में पढ़ा और हमें ऑटोमेटिकली चंद्रशेखर के कार्यों की याद आ गई। तो उनमें क्या है, आपस में समानता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अर्थ की समानता क्या होती है। हमें अपने मित्र के भाई को देखकर अपने मित्र की याद आ जाती है। तो ये क्या होती है, उनमें समानता है। मतलब हमने क्या अपने फ्रेंड के भाई को देखा तो उनका नैनक्स है वो आपस में मिलता जुलता है, तो हम उसके भाई को देख के अपने फ्रेंड को ऑटोमेटिकली याद करते हैं। तो उनमें भी क्या हो गई, उनमें समानता हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली का लाल किला देखते समय हमें आगरा के लाल किले का स्मरण हो जाता है। तो ये क्या होगी, रंग की समानता होगी। मतलब जैसे हम दिल्ली के लाल किले को देख रहे हैं और हमने आगरा के लाल किले को पहले देखा हुआ है, तो दिल्ली के लाल किले को देखते ही हमें ऑटोमेटिकली आगरा के लाल किले की याद आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं अपने मित्र को मोतीझरा रोग में ग्रस्त देखकर हमें अपने मोतीझरा की याद आ जाती है। ये क्या होती है, दशा की समानता होती है, कंडीशन की समानता होती है। जैसे हमारा कोई फ्रेंड बीमार है
या उसे कोई भी बीमारी है, जिस बीमारी को हम पहले फेस कर चुके हैं तो हमें अपनी बीमारी की याद आ जाती है। तो ये क्या होती है, दशा की समानता। तो इसलिए समानता में कौन कौन से है, एक तो होती है अर्थ की समानता होती है, उसके बाद आकृति की समानता होती है, रंग की समानता होती है और दशा की समानता होती है। तो ये क्या होती है, आपस में समानताएं होती है। मतलब एक चीज को देख के दूसरी चीज आप ऑटोमेटिकली माइंड में आना। उसके बाद हम देखते हैं रुचि का सिद्धांत। जिन बातों में हम जितनी अधिक रुचि होती है उतनी ही अधिक सरलता से उनका स्मरण होता है। जिस बालक को गांधी जी में रुचि है उसे उनके जीवन की लगभग सभी घटनाएं स्मरण हो जाती है। वैलेंटाइन के अनुसार रुचि यह निश्चित करने में एक निर्णायक कारक है कि जिस बात को हम देखते हैं सुनते हैं हमें बाद में स्मरण रह सकती है या नहीं रह सकते। मतलब रुचि का नियम क्या होता है, अगर बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो उससे जुड़ी हुई सभी बातों को अच्छे से सीखता है। जैसे बच्चा कोई साइंस में इंटरेस्टेड है, कोई मैथ्स में इंटरेस्टेड है, तो वो फॉर्मूला देखेगा, फॉर्मूला देखते ही वो क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली वो चीजें क्या आ जाएगी, याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज में इंटरेस्ट है। जैसे गांधी जी है, तो गांधी जी में अगर किसी बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उससे जुड़ी हुई जो सभी बातें हैं वो उसको ऑटोमेटिकली याद होंगे और इजीली याद होंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पुनरावृत्ति का नियम। पुनरावृत्ति का नियम क्या होता है, किसी चीज को बार बार रिपीट करना या उसकी फ्लुएंसी। वैलेंटाइन के अनुसार दो बातों या विचारों का जितनी अधिक बार साथ साथ अनुभव किया जाता है उतना ही अधिक घनिष्ठ संबंध उसमें स्थापित हो जाता है। घास हरी होती है और हम बहुधा उसे देखते हैं, अतः हम में से कोई हरे रंग की किसी वस्तु के बारे में बात करता है तो हमें स्वाभाविक रूप से उस घास की याद आ जाती है। तो पुनरावृत्ति क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है किसी चीज के दोबारा से याद आना और उस चीज का उससे क्या होना, इंटर रिलेट होना। मतलब ग्रीन चीज की बात करते ही हमें उस ग्रीन घास की याद आ जाती है, तो वो क्या होता है, पुनरावृत्ति का नियम होता है। उसके बाद है स्पष्टता का नियम। बी एन झा के अनुसार विचार जितना अधिक स्पष्ट होता है उतना ही अधिक सरलता से उसका पुनः स्मरण हो जाता है। बालक जिस पाठ को जितने अधिक स्पष्ट रूप से समझता है उतनी अधिक देर तक उसे स्मरण रहता है। मतलब बच्चे ने कोई चैप्टर पढ़ा है और उस चैप्टर में वो क्या है, इंटरेस्टेड है और उस चैप्टर को टीचर ने उसके सामने अच्छा डिस्क्राइब किया है तो वो ना कि उसको अच्छा समझ में आएगा, मतलब उसको वो चैप्टर लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। ठीक है। मतलब बच्चा है उसके सामने जितना अधिक स्पष्ट रूप से समझाएंगे तो वो उसके दिमाग में उतने ही लंबे टाइम तक सेव रहेगी। तो इसी के साथ ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू।